यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि सरकार की नई पेंशन स्कीम जिसे कि एनपीएस के ऑल्टरनेट के तौर पर लॉन्च किया गया था, अब ये लागू होने जा रही है। इसीलिए पीएफआरडीए ने इससे जुड़े जो नियम और कानून है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसको जारी कर दिया है। तो अगर आप भी अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग इस स्कीम के तहत करना चाहते हैं तो ये सारे नियम जानना आपके लिए जरूरी है। क्या क्या नियम है, चलिए आपको डिटेल में सारी चीजें बताते हैं। तो सबसे पहले यूपीएस जो है वो 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगी और ये स्कीम फिलहाल सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए है। स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज या फिर जो दूसरे एम्प्लॉइज हैं वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। कब एप्लीकेशन इसके लिए दिया जा सकता है? तो 1 अप्रैल 2025 के 3 महीने बाद तक यूपीएस स्कीम में अप्लाई किया जा सकता है, या फिर अगर आप नए ज्वाइनी हैं तो आप अपनी ज्वाइनिंग के 1 महीने तक इस स्कीम के तहत अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन एलिजिबल होगा इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज में ही? तो एनपीएस के तहत आने वाले मौजूदा कर्मचारी और नए कर्मचारी यूपीएस स्कीम का ऑप्शन चुन सकते हैं। इसके अलावा वो कर्मचारी जो एनपीएस के तहत आते हैं और 31 मार्च 2025 को या फिर उससे पहले रिटायर हो चुके हैं या फिर वॉलंटरीली रिटायर कर चुके हैं, वो भी यूपीएस का फायदा ले सकेंगे इसमें। अब इस स्कीम में कंट्रीब्यूशन कितना होगा? तो यूपीएस में आप अगर कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो इसमें डीए और प्लस आपका जो बेसिक पे होगा उसका 10% कंट्रीब्यूशन के तौर पर जाएगा और उतना ही पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट भी यूपीएस सब्सक्राइबर के खाते में डालेगी। अब जो यूपीएस सब्सक्राइबर का परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट होगा उसमें ये सारा का सारा पैसा जमा किया जाएगा। अप्लाई आपने जान ली शर्तें अप्लाई करने की क्या है, लेकिन आखिर अप्लाई एक्चुअली करना कैसे है? तो एप्लीकेशन के लिए आपके पास 2 ऑप्शन हैं। पहला तो ये होगा कि आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं सीआरए की वेबसाइट पर जाकर, और अगर आपको इसके लिए ऑफलाइन अप्लाई करना है तो आप ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर यानी कि डीडीओ के पास जो भी ज़रूरी फॉर्म है और एप्लीकेशन है वो सबमिट करने होंगे। अगर आप नए कर्मचारी हैं तो आप जो एनपीएस के तहत मौजूदा प्रोसेस है एप्लीकेशन का वही फॉलो करेंगे, और अगर आप यूपीएस के तहत आने वाले नए कर्मचारी हैं तो आपको डीडीओ को फॉर्म सबमिट करना होगा। जब आप ये सभी फॉर्म सबमिट कर लेंगे तो उसके बाद जो एम्प्लॉय की पहचान है वो उसके यूपीएस सब्सक्राइबर से जो लिंक्ड परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर होगा उससे की जाएगी। चलिए, आपने अप्लाई भी कर दिया, लेकिन आखिर यूपीएस से मिलने वाले फायदे क्या क्या हैं, क्यों इसके लिए अप्लाई किया जाए? तो यूपीएस स्कीम का जो सबसे बड़ा फायदा था वो था गारंटीड पेंशन मिलेगी जो, पर उसकी एक मिनिमम शर्त तो ये है कि आपको कम से कम 10 साल सर्विस करना चाहिए। उसी के बाद आपको ये जो मिनिमम अश्योर्ड पेंशन का फ़ायदा है उसका फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ पे अगर कोई केंद्रीय सरकारी कर्मचारी जो है वो 25 साल की सर्विस करता है और उसके बाद रिटायर होता है, फिर चाहे वो वॉलंटरीली हो, तो उसे अब उसकी बेसिक पे का यानी कि रिटायरमेंट से 12 महीने पहले जो बेसिक पे रही है उसका 50% पेंशन के तौर पर मिलेगा। अगर उससे कम सालों की सर्विस है तो पेंशन जो है वो उसी रेशियो में दिया जाएगा। अगर सिर्फ 10 साल की ही सर्विस है तो यहाँ पर मिनिमम 10,000 रुपये पर मंथ का पेंशन केंद्रीय कर्मचारी यूपीएस के तहत जो आता है उसको मिलेगा। यूपीएस स्कीम के तहत एक फ़ायदा और भी है, वो ये है कि फैमिली पेंशन दी जाएगी। यानी कि अगर पेंशनर की किसी वजह से डेथ हो जाती है तो यहाँ पे बेनिफिशियरी को पेंशन का 60% जो है वो एज अ पेंशन कंटिन्यूड रहेगा। इसके अलावा जब जो भी कर्मचारी रिटायर होता है तो एक लमसम अमाउंट भी दिया जाएगा जो कि बेसिक पे प्लस डीए का जो है वो 1/10 रहेगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको यूपीएस सब्सक्राइब करने से पहले जाननी बहुत ज़रूरी है वो ये है कि एक बार आपने सब्सक्राइब कर दिया तो आप इससे बाहर नहीं निकल सकते। तो ये एप्लीकेशन के वक्त ज़रूर ध्यान में रखें। तो ये थे यूपीएस अप्लाई करने से पहले यूपीएस स्कीम से जुड़े सभी सवालों के जवाब। अगर आपके मन में और भी सवाल हैं स्कीम से जुड़े हुए तो हमें कॉमेंट में लिख कर बताएं, और आपके काम की ऐसी ही जानकारी के लिए एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी को ज़रूर सब्सक्राइब करें।